नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जल्द ही पैसिव फंड से जुड़े हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हें आसान करने की बात की जा रही है। दरअसल सेबी ने यह माना है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए हैं वो पैसिव म्यूचुअल फंड्स के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए इन्हें या तो कम किया जाए या तो आसान बनाने की सख्त जरूरत है, जिससे कि लागत भी कम आए और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ट्रांसपेरेंसी भी बढ़े। और हमें मालूम है कि पिछले कुछ समय में पैसिव फंड में लोगों की रुचि काफी ज्यादा बढ़ी है। इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ हैं रूंगटा सिक्योरिटीज से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पैसिव म्यूचुअल फंड को लेकर काफी ज्यादा बज़ पिछले कुछ टाइम से क्रिएट हो रहा है हर्षवर्धन। एक तो एक्टिव के मुकाबले उतना बड़ा स्पेस ये नहीं है इन टर्म्स ऑफ फंड्स अगर हम समझें, लेकिन जिस तरीके से इसका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और खुद सेबी भी मानता है कि ये एक काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग स्पेस है। तो ये जो पैसिव फंड निवेश बढ़ा है पिछले कुछ समय में, ये किन वजहों से आप मानेंगे? वेल स्वाति, देखिए पैसिव फंड एक इंटरनेशनल, अगर हम मेच्योर मार्केट्स में देखें तो बहुत पॉपुलर मेथड है इन्वेस्टमेंट का। तो आप इक्विटी पैसिव फंड देख लें या डेट पैसिव फंड देख लें, इंटरनेशनली जो डेवलप मार्केट है वहां पे बहुत पॉपुलर है। और क्यों पॉपुलर है? क्योंकि माना ही जाता है वन ऑफ कोर्स पैसिव फंड कॉस्टिंग वाइज जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, तो इन्वेस्टर को उतना ही कम देना पड़ता है देन एक्सपेंस। दूसरा बात यह है कि जब मार्केट मेच्योर हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं तो आप अल्फा कैसे जनरेट करेंगे, आप अपने बेंचमार्क को या कोई भी इंडेक्स को कैसे बीट करेंगे? तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन मेथड होता है कि आप कोई भी डेवलपमेंट हुआ वो आप तक या जब पहुंचता है तो उसके पहले किसी और के पास पहुंच रहा है कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एक्शन ले पाते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाते हो। तो ये चीज अब इंडिया में भी हम देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, रेगुलेशंस आते जा रहे हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का मेथड है ये भी एकदम ये जो पहले प्रिविलेज हुआ करता था, किसी और को कोई इंफॉर्मेशन पहले मिलती थी, ये शायद अब थोड़ा थोड़ा ये डिस्कॉमिटी जो है वो कम होती रहेगी। अब पॉपुलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मार्केट सेगमेंट वाइज देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी, इक्विटी में अगर हम बात करते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी जो है उसमें इंडेक्स को बीट करना एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो 100 कंपनियों का है और हाईली ट्रैक्ड एनालाइज्ड बहुत सारे एनालिस्ट कंपनी जो लार्ज कैप कंपनीज को ट्रैक करते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है कि आप इंडेक्स को बीट करेंगे, स्पेशली इन द लार्ज कैप कैटेगरी। तो हम देखेंगे कि रुझान जो है वो पैसिव फंड्स की तरफ ऑब्वियसली इन्वेस्टर का जाते रहता है, जैसे क्योंकि लो कॉस्ट है, ट्रैकिंग इजी होता है, उसमें मॉनिटर करना आसान होता है कि आप उसे एक इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत सिंपल है, लेमैन इन्वेस्टर के लिए ट्रैकिंग मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाता है, प्लस लो कॉस्ट। तो यही रीजन है कि आप देखेंगे कि आगे जाते हुए भी पैसिव फंड्स में जो है वो रुझान लोगों का, इन्वेस्टर्स का बढ़ते जा रहा है। तो यस, आगे जाते हुए हम देखेंगे कि काफी हद तक और पॉपुलैरिटी ये पैसिव फंड्स की बढ़ेगी, डेट एंड इक्विटी दोनों सेगमेंट्स में। क्या अभी आपको लगता है इसमें हर्षवर्धन किसी तरीके का कोई हिंड्रेंस है इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन? क्योंकि सेबी अगर ऐसी बात कह रहा है कि पैसिव फंड के लिए एक आसान रूल्स और रेगुलेशन का फ्रेमवर्क लाना जरूरी है, जिसके लिए अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, अभी आया नहीं है, उसके लिए अभी कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में हमने कई मूव्स सेबी की तरफ देखे हैं म्यूचुअल फंड को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। उस पर हम आए, उससे पहले जरा इन नियमों की बात करें तो सेबी कह रहा है कि म्यूचुअल फंड लाइट नाम से एक नया रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनना चाहिए पैसिव फंड के लिए, जिससे कि ना सिर्फ इसकी लागत में और कमी आए, निवेशकों के लिए निवेश करना आसान हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सेबी की तरफ से सामने आई है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए हैं वही हम पैसिव फंड्स के लिए लागू नहीं कर सकते हैं। क्या हम इसको आपके जरिए समझ सकते हैं कि ये कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे तैयार किए गए हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए, जो कि पैसिव फंड्स के लिए अलग बनाने की बात की जा रही है? हाँ, तो देखिए स्वाति, आपने सही कहा, आपने शुरुआत में भी कहा था कि पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड, इनका जो ऑपरेशनल सेटअप है वो पूरा अलग है। सो फॉर इंस्टेंस जो एक्टिव फंड्स हैं उसमें फंड मैनेजर जो है वो एक्टिव कॉल्स लेते हैं, ये कि
हम पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस कंपनी में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अपर लिमिट की, अपर लिमिट में एक सेक्टर या एक कंपनी में हमें उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। इसमें जो रिसर्च रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, मान लीजिए जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, वो ज्यादा होते हैं इन शॉर्ट। अगर हम पैसिव फंड्स की तरफ देखें, मान लीजिए इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, 30 कंपनी है, उनका वेटेज भी एलोकेटेड है। तो फंड मैनेजर जब एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती जितनी आपको एक एक्टिव फंड के लिए होगी, उतनी आपको इनपुट्स नहीं देने हैं, उसको सिंपल एक काम करना है कि जैसा इंडेक्स है वैसे का वैसे उन्हें रेप्लिकेट कर देना है। तो सेबी क्या कह रहा है कि जो डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, वो बर्डन अगर हम अब पैसिव और एक्टिव फंड्स पे इक्वल डाल रहे हैं, हालांकि जो काम करने का जो तरीका है और जो करने की जरूरत है वो बहुत कम है पैसिव फंड्स में, तो ये रेगुलेशंस मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो विच इज राइट, वो ये कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा कम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें उतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं जितनी कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। और उसी तरह से वो ये कर रहे हैं कि एक्टिव फंड्स में, जो हमने अभी सेबी कंसल्टेशन पेपर की देखा, जो नए टीईआर को रेशियोज लेके भी बाहर आया है, पूरा जो डिटेल्ड कंसल्टेशन पेपर है, वो ये कह रहे हैं कि जहां एक्टिव की जरूरत है वहां पे हम और टाइटनिंग करेंगे रेगुलेशंस को, और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां पे जरूरत नहीं है उसको हम रिलैक्स करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के जो लाइट रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं कि वो पैसिव फंड्स के लिए लागू होंगी। तो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है एक रेगुलेटर का, ये कहते हुए हम वहां ज्यादा रेगुलेशन कर देंगे, वहां टाइटनिंग करेंगे जहां जरूरत है, जहां नहीं जरूरत है तो हम जबरदस्ती वो बर्डन क्यों डाल रहे हैं फंड हाउसेस पे। तो आई थिंक ये एक बेसिक सेग्रीगेशन पॉइंट के हिसाब से उनका इंटेंट जो है वो पैसिव और एक्टिव फंड के हिसाब से जो डिफरेंस निकाला है उन्होंने। हम्म। अब क्योंकि जैसे आपने भी बताया हर्षवर्धन की पैसिव फंड की खासियत ही ये है कि लागत कम इसमें लगती है, क्योंकि फंड मैनेजर का ऐसा कोई रोल नहीं है, तो इवेंचुअली एक्सपेंस रेशो कम होने की वजह से आपके रिटर्न में इसका एक अच्छा असर पड़ता है। आपको थोड़ा ज़्यादा एक बेसिकली कम एक्सपेंस लगता है एक पैसिव फंड में। बेहतर लिक्विडिटी भी है, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग भी है। तो इस पॉइंट से अगर हम ये समझें कि रेगुलेशन थोड़ा बदल सकता है आने वाले टाइम में पैसिव फंड के लिए, तो एक्टिव के मुकाबले कितना एक फर्क हम देख पाएंगे आने वाले टाइम में आपकी नजर में बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड? मतलब क्या ये योजना है सेबी की कि आने वाले टाइम में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसिव फंड की तरफ रुझान करें एज कंपेयर टू एक्टिव फंड? वैसे बात है, ये देखिए एग्जैक्टली कहना गलत होगा कि हम सेबी चाहता है कि पैसिव फंड में और इन्वेस्ट करें। आई डोंट थिंक वो सेबी का इंटेंट है। सेबी का इंटेंट सिंपल है कि एक होता है कि हम ओवर रेगुलेशन की जो बातें करते हैं कि बहुत ज्यादा रेगुलेशन आ रहे हैं, और एक है कि अंडर रेगुलेशन, कि हम इतने रेगुलेशन ला ही नहीं रहे जितनी जरूरत है। और हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वेल रेगुलेटेड इज द वर्ड, कि जितना अप्रोप्रिएट रेगुलेशन होने चाहिए उतने होने चाहिए। तो अप्रोप्रिएट मतलब क्या, कि पैसिव फंड में जब इतना इन्वॉल्वमेंट फंड मैनेजर और फंड मैनेजमेंट टीम का है ही नहीं, उनमें आप रेगुलेशंस एक लिमिटेड तरीके से लाएंगे जो उतना एरिया कवर करेगा जितनी जरूरत है। क्योंकि एक फंड मैनेजर ना ही स्टॉक सिलेक्शन पे डिसीजन ले रहा है, ना ही वेटेज पे ले रहा है कि भाई आपके इस इन्वेस्टमेंट में हम कितना एक एक्स वाई जेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी वो ले नहीं रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि उसमें आपको एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रेगुलेशन लाना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करे और अननेसेसरी बर्डन आपके फंड हाउस पे भी नहीं लगाए। अब अगर फंड हाउसेस का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पैसिव फंड में कम होता है, तो नेचुरल सी बात है उनका कॉस्ट एक्सपेंस भी उसी चीज के लिए कम लगेगा। अगर वो कम लगता है तो वो उनके पास एक रूम मिलता है, हेडरूम मिलता है कि वो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करें। और अगर वो एक्सपेंसेस कम चार्ज करते हैं स्कीम को, तो उतना ही फायदा इन्वेस्टर्स को आसान होता है। तो ये चेन है कि अगर एज अ फंड हाउस उनका खर्चा कम लग रहा है, तो वो खर्चे जो कम लग रहे हैं वो अपने इन्वेस्टर को पास ऑन कर सकते हैं। तो ये एनकरेज करेगा उन इन्वेस्टर्स को जो साइडलाइंस पे हैं। तो हम अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, वो तो मतलब एक एक तरफ है, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो सॉवरेन फंड्स हैं या एंडोमेंट फंड्स हैं, जो वेट कर रहे हैं कि इंडिया में एंट्री करें। अगर कॉस्ट थोड़ा कम होता है या एक्स वाई जेड जो कंडीशन है उनकी या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, तो वो पैसा इंडिया में आ सकता है। अगर हम एक्टिव फंड की तरफ बात कर रहे हैं, तो एक्टिव फंड में ये नहीं कि आप सिंपली कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं। एक्टिव फंड का इंटेंशन क्या होता है कि वो मार्केट जो इंडेक्स है
इंडेक्स से बेटर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए इंडेक्स ने आपको 12% रिटर्न दिया है और आपका एक्सपेंस रेशियो 0.2% है। दूसरी तरफ अगर एक्टिव फंड ने आपको 15% रिटर्न दिया है और उनका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, इट माइट स्टिल मेक सेंस कि आपको एक्टिव फंड में जाना है ज्यादा खर्चा दे के भी। सो आई डोंट थिंक खर्चा इज दी और दी एक्सपेंस इज दी ओनली क्राइटेरिया। आपको ये भी देखना है कि वैल्यू ऐड कहाँ होगा। तो हर एक इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रोडक्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा या कम। इट शुड बी वेल रेगुलेटेड डिपेंडिंग कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप पैसिव फंड से उतनी रिक्वायरमेंट्स डालेंगे, कंप्लायंस बर्डन डालेंगे जो जरूरत ही नहीं है, तो इट लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंस। ओके। हमने इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम में हर्षवर्धन ये भी देखा है, जो नोटिस किया गया कि जो एएमसीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव फंड्स अब इंट्रोड्यूस कर रही हैं। डेफिनेटली एक अगर हम इसको डिमांड एंड सप्लाई की तरफ से भी समझे, एक तो लोगों का निवेश रुझान भी बढ़ रहा है, उसको उसका सेंस लेते हुए जो एएमसीज है वो ये समझ रही है कि लोग क्योंकि पैसिव फंड के प्रति ज़्यादा आकर्षण दिखा रहे हैं, तो पैसिव फंड के स्पेस में ज़्यादा यहाँ पर स्कीम्स लाई जा रही हैं। पिछले कुछ टाइम में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हमने बहुत सारे देखे आते हुए, इंडेक्स फंड्स बहुत सारे आए हैं, भारत बॉन्ड ईटीएफ उनमें से एक अच्छा बड़ा एग्जाम्पल रहा है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से इसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है, आने वाले टाइम में और ज्यादा जो एएमसीज हैं वो ये चाहेंगी कि एक्टिव फंड के बजाय पैसिव फंड ज्यादा बाजार में लाए जाएं? जी, ये बात सही है स्वाति कि एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में पैसिव फंड्स की जो ग्रोथ है, जो एक्सेप्टेंस है इन्वेस्टर्स में बढ़ते जा रहा है। वो ऑब्वियसली इस कारण से है, एक है अवेयरनेस बढ़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड्स, पैसिव फंड्स के बारे में बातें कर रहे हैं, तो उसमें नॉलेज लोगों की, इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि कई कैटेगरीज में हमने देखा कि इक्विटी साइड में बता रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि लार्ज कैप में इंडेक्स को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है फॉर एक्टिव फंड मैनेजर्स। तो ऑब्वियसली वो रुझान जो है पैसिव की तरफ जा रहा है। जहां हम डेट की बात करें, डेट सेगमेंट की बात करें, तो डेट में यस, उसमें आप देखेंगे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो है उसमें बहुत पॉपुलैरिटी है। कारण ये है कि वो एक इन्वेस्टर की नीड को फुलफिल कर रहा है। अगर आप टारगेट मैच्योरिटी फंड का जो कॉम्पोजिशन देखेंगे वो क्या है, वो ये कहते हैं कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए 3 साल का फंड है, तो 3 साल जो फंड है वो उन्हीं पेपर्स में इन्वेस्ट करेगा जिनका 3 साल में मेच्योरिटी है। तो आपकी जो स्कीम की मेच्योरिटी है और जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो मैच कर रहा है। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक रीजनेबल आउटलुक मिल जाता है कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 साल बाद मुझे इतना रिटर्न एस्टिमेटेड है। तो आपको स्कीम की प्री एक्सपेंस वाईटीएम आपको दिख जाती है कि भाई स्कीम का जो पेपर होल्ड कर रहे हैं उसका वाईटीएम क्या है, और उसमें आप स्कीम के एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपको एक रीजनेबल व्यू मिल जाता है कि मुझे 3 साल बाद कितना रिटर्न मिलने वाला है। अब इसे हम अगर कंपेयर करते हैं मार्च के पहले, अभी मार्च के बाद जो टैक्सेशन रूल्स चेंज हुए हैं, लेकिन मार्च के पहले जो इतना कलेक्शन आया था वो इस कारण से था कि फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह के सामने अगर आप टारगेट मेच्योरिटी फंड्स के रिटर्न देखते हैं तो वो ज्यादा सुपीरियर है। दूसरा, उसमें टैक्सेशन जो है वो कम लग रहा था एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। तो ये नेचुरल बनता है कि अगर कोई एक टाइम होराइजन मालूम है आपको और आप उस समय तक होल्ड करने को तैयार हैं, तो आपको एक एक्स रिटर्न मिलने वाला है। इसके अलावा अगर 3 साल के पहले, मान लीजिए 3 साल का टारगेट मेच्योरिटी फंड था और 3 साल के पहले अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो रिडेम्पशन भी अलाउड है। तो आप करंट मार्केट की एनएवी पे आप उसे रिडीम भी कर सकते हैं। तो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, सिंप्लिसिटी मिल गई। अगर आपको मालूम है कि किस तरह के पेपर्स इन्वेस्ट होने वाले, और जो पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो डेट साइड में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या एसडीएल हैं जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, या ट्रिपल ए रेटेड या हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्लियर विजिबिलिटी मिल रही है कि लगभग क्या रिटर्न मिलने वाला है आपको, और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको फेवरेबल है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट, देन नेचुरल सी बात है कि इन्वेस्टर्स का रुझान उस तरफ जाएगा। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट भी बहुत कम लगता है पैसिव फंड्स में क्योंकि कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फंड मैनेजर का है ही नहीं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हम अगर आप एक साथ करते हैं तो देखा जाएगा कि आगे जाते हुए भी जो पैसिव फंड्स के कलेक्शन हैं वो शायद अच्छे होंगे। डेट साइड में खाली एक थोड़ा प्रॉब्लम है डेट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि टैक्सेशन रूल्स बदले गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा अनफेवरेबल हो गया एज कम्पेयर टू मार्च के पहले जो था। अदरवाइज इक्विटी साइड में जैसे जैसे अल्फा एक्टिव फंड्स में कम होते रहेगा, रुझान पैसिव फंड्स में बढ़ते जाएगा। पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ आज की तारीख में मिड एंड स्मॉल कैप में आपको फिर भी फंड मैनेजर अल्फा दिख सकता है।
आगे जाते हुए 5 साल 10 साल बाद क्या मिड कैप सेगमेंट में भी अल्फा जनरेट होना बंद हो जाएगा जैसे लार्ज कैप में हुआ है? आई डोंट नो। अगर वैसा होता दिखता है तो शायद मिड कैप फंड्स में भी आपको इंडेक्स फंड ज्यादा पॉपुलर होते हुए दिखेंगे। मनी गुरु में आज हम चर्चा कर रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा से। हर्षवर्धन, जैसा आप भी कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि हमने कुछ टाइम पीरियड्स में देखा है कि एक्टिव फंड जो है वो अपने बेंचमार्क को बीट करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में जिन लोगों की, जिन निवेशकों की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जिन्होंने सालों साल देखा है कि उनका जो एक्टिव फंड है वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उनके लिए आपकी स्ट्रैटेजी अभी रखने की क्या सलाह रहेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉन्ग टर्म का होराइजन है अब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पैसिव फंड्स एक अच्छा निवेश विकल्प भी बनकर आ रहा है, तो क्या एक पोर्टफोलियो मिक्स बनाया जा सकता है बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल स्वाति, आपने एकदम सही कहा कि मान लीजिए एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो अलग-अलग मार्केट कैटेगराइजेशन में जाएगा। तो आप मान लीजिए लार्ज कैप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, थोड़ा मिड कैप में होगा, थोड़ा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या अलग-अलग तरीके से वो डाइवर्सिफाई करेंगे। और उसी तरह अगर वो डेट साइड में देखते हैं, डेट फंड का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वो भी अलग-अलग ड्यूरेशन का बना सकते हैं विद क्रेडिट रिस्क। आपको कितना क्रेडिट रिस्क लेना है? आपको ओनली सॉवरेन पेपर्स में डालना है या हाईली रेटेड पेपर्स में इन्वेस्ट करना है या मिक्स लेना है? ऐसे जब एक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाता है, उनका सारा इन्वेस्टमेंट वो कोई भी एक सेगमेंट में नहीं डालते, उसे डिवाइड करते हैं। अब आपको उस सेगमेंट में डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए आपने 10-20% लार्ज कैप में एलोकेट कर रहे हैं। लार्ज कैप में हमने स्टेटिस्टिकली देखा है कि ऑन ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इंडेक्स को बीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? जब लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वो एक इंडेक्स ले लेंगे। मिड एंड स्मॉल कैप में अगर आपको अभी भी विश्वास है कि उसमें स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा, और फंड मैनेजर काम कर सकते हैं, अल्फा जनरेट कर सकते हैं, तो आप मिड एंड स्मॉल कैप में शायद एक्टिव फंड लेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली बन गया आपका। डेट साइड में यही स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे। अगर आप कहते हैं कि मुझे एक फिक्स पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होने चाहिए, वो एक इंडेक्स डिसाइड कर रहा है, फंड मैनेजर चॉइस नहीं लेके किस तरह के पेपर्स उनको इन्वेस्ट करने हैं, तो आप एक इंडेक्स बेस्ड पैसिव फंड ले लेंगे डेट साइड में भी। तो एक कॉम्बिनेशन अगर आप बना के चलते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल सकता है। अगर आप बोलें कि नहीं मुझे सिर्फ एक्टिव स्ट्रेटेजी करनी है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म लेमैन इन्वेस्टर की बात करें, तो एक कॉम्बिनेशन बनाना, अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन बनाना कि किस सेगमेंट में, मान लीजिए स्मॉल कैप में आपने इंडेक्स ले रखा और लार्ज कैप में एक्टिव फंड ले रहा है, तो आपने गलत किया, क्योंकि स्मॉल कैप में अभी तक ये माना जाता है कि एक्टिव फंड विल बी बेटर। अभी तक स्मॉल कैप इंडेक्स लेना और लार्ज कैप एक्टिव फंड लेना इज नॉट द राइट थिंग। तो किस कैटेगरी का किस तरह से एलोकेशन कर रहे हैं और कितना एलोकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा कि लॉन्ग टर्म में एंड रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। और दूसरी तरफ भी एक एक्सट्रीम एंड भी बता दूं, अभी बहुत सारे डू इट योरसेल्फ डीआईवाई इन्वेस्टर्स होते हैं कि खुद से ही पोर्टफोलियो बनाते हैं, उन्हें कोई भी प्रोफेशनल हेल्प नहीं चाहिए और वो कोई भी कारण से बोलते हैं कि मुझे कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर वो हिसाब है, आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं, लेमैन इन्वेस्टर है, मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी पैसिव बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बस लेके छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले लीजिए और मिड कैप इंडेक्स फंड ले लीजिए, या लार्ज मिड कैप का इंडेक्स फंड लेके आप छोड़ दीजिए। तो आपको सारी जो 250 कंपनियां हैं लार्ज एंड मिड कैप में, पूरा आपके पोर्टफोलियो में आ गया। तो जो मार्केट का रिटर्न होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको अल्फा अगर कोई दूसरा फंड मैनेजर जनरेट करता है लॉन्ग टर्म में, वो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। बट ये कॉन्शियस चॉइस है जो आपने ली है। तो ऐसा स्वाति कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको पूरा एक्टिव नहीं लेना है या पूरा पैसिव नहीं लेना है। ये एक इन्वेस्टर टाइप पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टर की नॉलेज पे डिपेंड करता है और इन्वेस्टर के कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से और कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये जो पैसिव फंड का जो यूनिवर्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसमें भी काफी सारे स्कीम की पेशकश अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस कर रहे हैं। हम पहले एक प्लेन इंडेक्स फंड देखते थे निफ्टी का, या इंडेक्स फंड आप जो म्यूचुअल फंड से आप खरीद सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। अब मोमेंटम बेस्ड, लो वॉलेटिलिटी और बहुत सारे जो इंडेक्स फंड्स हैं मौजूद हैं। इसमें चुनाव करना कितना आसान है एक निवेशक के लिए? माने किसी को शुरुआत ही करनी है किसी पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट की, अब तो डेफिनेटली उसमें ईटीएफ्स भी हैं, भारत बॉन्ड भी है, टारगेट मैच्योरिटी फंड भी है, अलग अलग टाइप के इंडेक्स फंड्स भी हैं। तो चुनने का सही तरीका क्या हो सकता है विदाउट एनी कंफ्यूजन?
स्वाति, ये बात आपने जो अभी कही ना, ये एक्चुअली इज अ नेल इन द कॉफिन। आई थिंक ये एक जो सिंपल पॉइंट में आपने इन्वेस्टर की सारी दुविधाएं डिस्क्राइब कर दी है। ये सही है कि इंडेक्स का इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आइडियली था कि एकदम सिंपल रखें, कि उसे कंफ्यूज ना करें। लेकिन अभी फंड हाउसेस हैं या जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हम बात करते हैं, हम उन्हें कुछ ना कुछ तो नया मार्केट में लाना होगा अपने आप को डिफरेंशिएट करने की। और जब वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसे बैक टेस्टिंग करके आपको डेटा बताएंगे कि भाई ये क्वांट्स हमने यूज किए या फैक्टर इन्वेस्टिंग यूज किए, हमने इस इंडेक्स में ये फैक्टर्स लगा दिए हैं और ये फैक्टर से ये बेटर निकल के आया है। तो इन्वेस्टर्स के सामने आज की तारीख में अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, और इन अ वे ये कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि भाई क्या लेना, क्योंकि जितनी लिमिटेड और जितना सिंपल आप रखेंगे चीजें उतना आपके लिए बेटर है। अब ये कोई डाउट नहीं है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक पर्टिकुलर मार्केट साइकिल में बहुत अच्छा करता है। एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग इंडेक्स लें, अगर इक्वल वेट इंडेक्स ले लें, तो इक्वल वेट इंडेक्स थोड़ा अलग है एक इंडेक्स। इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही रहेंगे लेकिन वेटेज अलग अलग होगा। सो पॉइंट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग साइड में उनका काम है कि आपको अलग अलग ऑफरिंग्स दें, क्योंकि वो सिर्फ आपको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उनके पास एक पूरा इन्वेस्टर्स का यूनिवर्स है। हर इंसान को एक अलग टाइप का चीज चाहिए होता है, तो उनके लिए उनके पास ऑफरिंग्स हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्या समझ में आता है। अगर आपको एक सिंपल इंडेक्स समझ में आता है, आपको सेंसेक्स या निफ्टी 50 समझ में आता है, तो आप एक सिंपल इंडेक्स फंड लें। उसमें कोई भी मोमेंटम स्ट्रेटेजी या कोई भी लो वॉलेटिलिटी, इक्वल वेट, ये सब मत लें अगर आपको नहीं समझ में आता। आपको कुछ भी मिस आउट नहीं होने वाला। प्रॉब्लम क्या होती है इन्वेस्टर्स को, ये होता है कि 1 2 3 साल तक वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में उन्हें लगता है कि कोई दूसरी स्कीम अच्छी कर रही है तो मैं इससे निकल के उधर चला जाऊं। सो ये सब चीज चलते रहेगी। आपके सवाल का जो एक सिंपल पॉइंट जवाब है वो ये है कि आप कंटेंट रहें, आप अपने आप से बात करें एज एन इन्वेस्टर कि मुझे चाहिए क्या और क्या मिल रहा है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और आपने उसकी वजह से एक बैलेंस फंड में इन्वेस्ट किया, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया है, तो नेचुरल सी बात है कि वो फंड का रिटर्न कम होगा एज कम्पेयर टू इक्विटी। फिर आप 10 साल बाद बोलेंगे कि मुझे मेरी स्कीम में अच्छा नहीं दिया, तो अच्छा इसके लिए नहीं दिया भाई साहब क्योंकि आपको उतनी रिस्क 10 साल पहले नहीं लेनी थी। तो ये चीज को अगर आप समझें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच के कर रहा हूँ, और फिर आप उससे संतुष्ट रहे तो खुश रहेंगे, नहीं तो हमेशा आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखेगा जो अच्छा कर रहा है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। 500 तरह की स्कीम्स होंगी, लेकिन ये मान के चलना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 स्कीम से ज्यादा ऐड नहीं करना है, तो नेचुरली कुछ तो छूटेगा आपका, और वो जरूरी है जो आपने लिया वो अच्छा होगा। आई थिंक इन्वेस्टर्स को अपने आप से बात करनी होगी, ऑप्शन सब मिलने वाले हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपको क्या सूट कर रहा है, उस बेसिस पे आपने इन्वेस्ट किया है, और वो उतना ही रिटर्न देगा जितना उसकी वो स्कीम की वॉलेटिलिटी है या रिस्क या एबिलिटी है या अल्फा जनरेट करने की कैपेसिटी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो प्रोडक्ट समझ में ना आए पहले तो उसको ना लें, उसके बारे में समझें, फिर आप पर वो कितना फिट बैठता है, आपके पोर्टफोलियो को कितना वो कॉम्प्लीमेंट करता है, वो सोचने समझने, और अगर एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लें उसके बाद ही आप उसमें निवेश करें। बहुत धन्यवाद करेंगे हर्षवर्धन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।